नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। देहरादून सचिवालय में उत्तराखंड के दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कि कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम ने बताया कि योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंच सके, यही सरकार का प्रयास रहता है। सिविल न्यायालय विकास नगर देहरादून का जो परिसर है वहाँ पे 358 वर्ग मीटर भूमि अधिवक्ताओं के चैम्बर्स के निर्माण हेतु पचवादून बार एसोसिएशन को ₹1 प्रति वर्ष की दर से 30 वर्षों के लिए लीज पे दिए जाने के संबंध में माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति की गई। 358 वर्ग मीटर। अगला मत ये चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का मत था। इसमें उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग टेक्नीशियन, जिसमें लैब, ओटी, सीएसडीएस, डेंटल आदि संवर्ग आते थे, इसमें उनकी नियमावली थी। उधर धामी सरकार उत्तराखंड में युवा नीति के तहत युवाओं को भत्ता दिए जाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि युवा कल्याण एवं नियोजन विभाग की ओर से बनाए गए युवा नीति के ड्राफ्ट में इस प्रस्ताव को शामिल किया गया है। हालांकि मौजूदा ड्राफ्ट के कुछ बिंदुओं पर असहमति जताते हुए मंत्री रेखा आर्य ने इस संदर्भ में सभी वर्ग के युवाओं की राय लेने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, आज प्रदेश के हमारे जो युवा हैं उनके संदर्भ में हमको उनकी आकांक्षाओं को जानना है, उनकी ज़रूरतों को जानना है, उनकी चुनौतियों को जानना है। तो उसके लिए निश्चित रूप से हमको और अध्ययन करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे प्रतीत भी होता है। और निश्चित रूप से आज के इस बैठक में इस बात की समीक्षा भी की गई है कि हम लोगों ने जो यूथ पॉलिसी कमीशन डिपार्टमेंट ने बनाई है या नियोजन डिपार्टमेंट ने जो बनाई है, उसमें यूथ चाहे वो हमारे पहाड़ के हों, चाहे हमारे सीमावर्ती हों, चाहे हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्रों से आते हों, और चाहे हमारे मैदानी क्षेत्र के हमारे यूथ हैं, तो उनसे कितना आप लोगों का संवाद रहा है, इसकी भी आज समीक्षा की गई है। तो अभी भी मुझे ऐसा लगा कि हमारी जो यूथ पॉलिसी जो डिपार्टमेंट की ओर से और नियोजन विभाग की ओर से जो अभी ड्राफ्ट हुई है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी अध्ययन करने की आवश्यकता है। उधर आपको बता दें कि त्योहारी सीजन आते ही खाने पीने की चीजों में मिलावट की खबरें सामने आती हैं। इस दौरान मिलावटखोर काफी सक्रिय भी हो जाते हैं। उत्तराखंड में खासकर बाहरी प्रदेशों से मिलावटी दूध, पनीर, दही, मावा लाए जाते हैं। वहीं इसको रोकने के लिए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। इस पर जानकारी देते हुए जिला खाद्य संरक्षण अधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि वे लगातार सभी दुकानों पर छापेमारी कर रहे हैं, जिसमें अभी तक 40 सैंपल्स को कलेक्ट कर लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। जो हम लोगों ने जो है अभी सैंपल्स हमने भरे हैं, लगभग हमने 40 के आसपास सैंपल भरे हैं और उसमें भी रिपोर्ट आनी बाकी है। और जैसे हम रिपोर्ट आते तो हम लोग कार्रवाई करते हैं। और जो हम अनहाइजीनिक हैं इसमें भी हम लोग केस करते हैं। अभी हमने 3-4 जो खाद्य कारोबार करता है उनके विरुद्ध वाद दायर किया है। उधर उत्तराखंड सरकार बस्तियों के नियमितीकरण पर जल्द ही विचार करने जा रही है। दरअसल उत्तराखंड में बिना बनी जो बस्तियां हैं उसका कार्यकाल फिर से 3 साल के लिए बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। इस पर जानकारी देते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस बार की कैबिनेट में बस्ती के नियमितीकरण का मुद्दा लाया जाएगा, साथ ही इसका जो कार्यकाल है 3 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। जो हमारी मियाद थी वो 23 अक्टूबर तक की थी। कल एक थोड़ा सा भ्रांति रही कि 21 अक्टूबर की बताई गई थी, वो 23 अक्टूबर तक की है। हम उसके लिए आगामी 3 वर्षों के लिए और इसको बढ़ा रहे हैं, कैबिनेट में इसको ला रहे हैं। बिल्कुल हम जो हमारी मलिन बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनको जो हमारी सरकार ने 3-3 साल के लिए 2 बार अवधि बढ़ाई थी, फिर हम अवधि बढ़ा रहे हैं।
उधर आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर लगातार सरकार की मंशा पर कांग्रेस सवाल उठाती आई है। विपक्ष का कहना है कि आखिर निकाय चुनाव कब होंगे, इसके बारे में सरकार की ओर से क्यों कुछ नहीं कहा जाता। इन सबको लेकर प्रवर समिति सदस्य विनोद चमोली ने कहा कि दिसंबर में निकाय चुनाव हो सकते हैं। सरकार की पूरी तैयारी दिसंबर में निकाय चुनाव कराने की है। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर से पहले निकाय चुनाव करवाने को लेकर के सरकार ने हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया है और इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो अब आप सुनिए। ओबीसी आरक्षण का विषय तो अब समाप्त हो चुका है। इसलिए हो चुका है कि 2011 की जनगणना के आधार पर जो एकल सदस्यीय जो हमारी आयोग था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। ओबीसी का आरक्षण तय हो चुका है। अब डिले हो रहा है आरक्षण की प्रणाली को लेकर। किस नियमावली के आधार पर आगे पूरा आरक्षण होगा, उसमें ओबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है और महिला आरक्षण भी है। इस प्रकार के आरक्षण हमारे रहते हैं। तो उसको लेकर शासन अभी बहुत जल्दी ही जो नियमावली बना रहे होंगे कि आरक्षण का स्वरूप क्या रहना चाहिए, क्या रोस्टर प्रणाली होनी चाहिए या किस तरह से आरक्षण किया जाना चाहिए, उसका हमेशा नियमावली बनती है। वो नियमावली मुझे लगता है लगभग तैयार होगी। जैसे ही अप्रूवल आएगा फिर आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मैं समझता हूँ 2-4 दिन के अंदर इसको हो जाना चाहिए। उधर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में अंतर्कलह की खबरें भी सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर 4 पर्यवेक्षक नामित किए थे, जिन्होंने प्रत्याशियों के नामों का पैनल सीधे प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को भेज दिया है, जिसके बाद से कांग्रेस में कलह होने की खबरें सामने आ रही है। जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा इन अटकलों को खारिज कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में इस तरह की कलह केदारनाथ उपचुनाव से पहले ही हार मान चुकी है। देखिए, आपके प्रश्न के 2 उत्तर हैं। एक तो ओबीसी को मैं कतई सीरियस नहीं मानता। वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते हैं। जहां चुनाव होता है, चाहे उपचुनाव हो, चुनाव होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे बीजेपी को पोलराइजेशन ऑफ वोट का जो उनका एजेंडा वो कामयाब होता है। दूसरा पहलू ये है कि चमोली हो या अन्य कहीं भी जगह हो पूरे भारत में, बीजेपी मुस्लिम्स को, माइनॉरिटी को वो देश का नागरिक ही नहीं मानती। उनका कार्य करने का तरीका, उनका बात करने का तरीका हमेशा ऐसा रहता है जिससे जो हमारे देश के नागरिक हैं उनमें एक भय पैदा होता है और बीजेपी उस भय का लाभ उठाती है वोट के रूप में, ताकि लोगों का ध्यान विकास से हट जाए, अन्य मुद्दों से हट जाए, तो जो लोगों से जुड़े मुद्दे उनसे हट जाए। और बीजेपी वही करती है। संविधान के तहत जो प्रदत्त अधिकार एक नागरिक को है। निश्चित तौर पर प्रत्याशी चयन की एक पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए और जो पर्यवेक्षक केदारनाथ विधानसभा में भेजे गए थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपनी चाहिए थी, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी को रिपोर्ट नहीं सौंपी गई और रिपोर्ट सीधे केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई। इसका मतलब है कि आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी को नजरअंदाज करने का काम कर रहे हैं और जो दावेदार हैं थे उन सबको बुला करके कम से कम उनको विश्वास में लिया जाना चाहिए था, लेकिन किसी को भी विश्वास में नहीं लिया गया और सीधे जो है अपनी रिपोर्ट आपने केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी है। जो संगठन, जो पार्टी, देखिए चुनाव लड़वाता कौन है? कार्यकर्ता लड़वाता है, संगठन लड़वाता है। और जब कार्यकर्ता ही नाराज है, संगठन के लोग ही नाराज है, प्रदेश का नेतृत्व ही नाराज है, तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए केदारनाथ का जो उपचुनाव होने वाला है उसमें कांग्रेस पहले से ही हार मान चुकी है, क्योंकि प्रदेश नेतृत्व से लेकर जो कार्यकर्ता है वो। उधर उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कहना है कि वे पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार है। हमें उम्मीद है कि पंचायत चुनाव समय पर करा लिए जाएंगे। हालांकि इसको लेकर संदेह बना हुआ है। बता दें आपको कि प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल अगले महीने 27 नवंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन इस साल चुनाव नहीं होंगे। वहीं पंचायतों का कार्यकाल भी नहीं बढ़ाया जाएगा। देखिए, बीजेपी पहले तो कह रही थी हम तैयार बैठे हैं और हम उम्मीद भी कर रहे थे कि पंचायत चुनाव जल्दी से जल्दी हुए कार्यकाल समाप्त होने के बाद होंगे, लेकिन बीजेपी के मुंह में खून लग चुका है। वो प्रभार ये जो कार्यकारी जो एसडीएम्स इत्यादि को वहाँ बैठाते हैं प्रबंधक के तौर पर और उनके द्वारा रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, उसकी चार्ट लगी है बीजेपी की सरकार और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। और हमको लगता भी था कि प्रशासक बैठा के ये उल्टे सुल्टे काम कराएंगे और अपने जो इनके कार्यकर्ताओं उनकी जेबें भरने का काम करेंगे।
उधर चमोली जिले में एक विशेष समुदाय के बहिष्कार का फरमान जारी किया गया है, जिस पर कि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किया। वहीं इस पोस्ट के बाद राज्यसभा सांसद नेता नरेश बंसल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सम्मान और समानता के लिए ही उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता लाया गया है, लेकिन कोई देवभूमि उत्तराखंड का देव स्वरूप और उत्तराखंड की पवित्रता को नष्ट करने का काम करेगा तो सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। सम्मान और समानता इसी के लिए समान नागरिक संहिता लाई जा रही है उत्तराखंड में, लेकिन इसके साथ साथ देवभूमि का देवत्व और देव स्वरूप बनाए रखना यह भी आवश्यक है। इसके स्वरूप को कोई बदलने का प्रयास करेगा, इसके स्वरूप से कोई खिलवाड़ करेगा, इसकी पवित्रता को नष्ट करने का प्रयास करेगा तो उत्तराखंड की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। उधर असदुद्दीन ओवैसी के चमोली वाले पोस्ट पर अब कांग्रेस का बयान भी सामने आया है। कांग्रेस ने असदुद्दीन ओवैसी के पोस्ट की निंदा की। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम के रूप में कार्य करते हैं। जब भी चुनाव आता है तो उनकी ओर से ऐसे बयान दिए जाते हैं जिससे कि जनता का ध्यान विकास के मुद्दों से हट जाए। देखिए, आपके प्रश्न के दो उत्तर हैं। एक तो ओबीसी को मैं कतई सीरियस नहीं मानता। वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते हैं। जहाँ चुनाव होता है, चाहे उपचुनाव हो, चुनाव होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे बीजेपी को पोलराइजेशन ऑफ वोट का जो उनका एजेंडा है वो कामयाब होता है। दूसरा पहलू ये है कि चमोली हो या अन्य कहीं भी जगह हो पूरे भारत में, बीजेपी मुस्लिम्स को, माइनॉरिटी को वो देश का नागरिक ही नहीं मानती। उनका कार्य करने का तरीका, उनका बात करने का तरीका हमेशा ऐसा रहता है जिससे जो हमारे देश के नागरिक हैं उनमें एक भय पैदा होता है, और बीजेपी उस भय का लाभ उठाती है वोट के रूप में, ताकि लोगों का ध्यान विकास से हट जाए, अन्य मुद्दों से हट जाए, तो जो लोगों से जुड़े मुद्दे उनसे हट जाए। और बीजेपी वही करती है। संविधान के तहत जो प्रदत्त अधिकार एक नागरिक को हैं, उनको तोड़ने मरोड़ने, उनका हनन करने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें लगातार करते रही। उत्तर प्रदेश के करीब 1,65,000 कर्मचारियों को दिवाली से पहले ही बोनस मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों को डीए का लाभ भी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बोनस की फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दी गई है, जबकि डीए पर भी विचार किया जा रहा है। तो दीपावली नजदीक आते ही अब आपको बता दें कि उल्लुओं की जान पर खतरा मंडराने लगता है। दरअसल हर साल दिवाली के मौके पर कुछ लोग तंत्र मंत्र और सिद्धि पाने के लालच में उल्लुओं की बलि देते हैं। इससे बचने के लिए अब उधम सिंह नगर वन विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए जंगलों में गश्त तेज कर दी है। वहीं इस पर अब जानकारी देते हुए तराई पश्चिमी डिवीजन क्षेत्र के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि जंगलों की हिफाजत हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने जंगलों में गश्त बढ़ा दी है और जो हमने वन कर्मचारी हैं उनको छुट्टी के लिए मना कर दिया गया है, क्योंकि हमें उल्लू की हिफाजत करनी है और लोगों के बीच जो अंधविश्वास है उसको दूर करना भी जरूरी है। देखिए, ये साल में इस समय जो दिवाली के त्यौहार से पहले जंगलों में हम लोग विशेष सतर्कता बरतते हैं, क्योंकि कई लोगों का अंधविश्वास है कि उल्लू पकड़ करके अगर उसकी बलि दी जाए तो धन संपत्ति प्राप्त होती है। लेकिन इसी को लेके चलते हम लोग जो है विशेष तौर पर हमारी पूरी टीम, सभी रेंजों के लोग विशेष सतर्कता बरतते हुए लगातार गश्त करते हैं। किसी भी अवांछित व्यक्ति को जंगल में प्रवेश करने से रोका जाता है और लोगों के साथ ही साथ अवेयरनेस भी लोगों को बढ़ाते हैं कि ये सब इस तरह के अंधविश्वास है। इसके चलते आप लोग इस तरह के जीव हत्या में शामिल ना हो। और लगातार हमारी टीम प्रयास करती है। सभी हमारे जो भी फील्ड कर्मी हैं इस समय पूरा दिवाली तक हमारे फील्ड में लगातार गश्त करेंगे। उनकी सभी की छुट्टियाँ इस समय निरस्त कर दी जाती हैं और प्रयास किया जाता है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना हमारे वन क्षेत्र में ना हो। वहीं आपको बता दें कि वन मुख्यालय से एडवाइजरी जारी होने के बाद हरिद्वार वन विभाग और राजाजी टाइगर रिजर्व भी अलर्ट पर है। दीपावली के मौके पर उल्लू और दूसरे वन्य जीवों के शिकार की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिसकी रोकथाम के लिए वन कर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। वहीं हरिद्वार के डीएफओ ने एसओजी की टीमों को भी एक्टिव रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं डीएफओ का कहना है कि अगर कोई भी वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।
देखिए, इसमें हमारे वन मुख्यालय से भी एक जो है एडवाइजरी जारी की गई है। सभी वन कर्मियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी आदमी जो है वो छुट्टी पे नहीं जाएगा, सभी लोग अपने कार्य क्षेत्र में तैनात रहेंगे। और विगत वर्षों में ये देखा गया है कि एक नया प्रचलन आया है कि अंधविश्वास या पूजा पाठ के नाम पे उल्लू या अनेक प्रकार की जो वन्य जीवों की प्रजातियां हैं उनकी पोचिंग की जाती है या पूजा पाठ में जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी ये सभी से निवेदन करूंगा कि किसी भी इस प्रकार के अंधविश्वास में ना आए। कोई भी वन्य जीव जो है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत संरक्षित प्रजाति है। यदि कोई भी ऐसा प्रकरण संज्ञान में आया तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर युवाओं को फोटोग्राफी के जरिए रोजगार से जोड़ने के लिए अब गढ़वाल मंडल विकास निगम फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है, जिसकी अवधि अब निगम की ओर से बढ़ाई जा रही है। इस पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंध निर्देशक प्रशांत आर्य ने बताया कि 30 अक्टूबर तक चलने वाले इस प्रतियोगिता की अंतिम तारीख अब 10 नवंबर तक बढ़ाई जा चुकी है। फोटोग्राफी थीम GMVN ने स्टार्ट करी है और अभी चल रही है। 30 अक्टूबर मैंने इसका लास्ट डेट रखा था, जिसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, आगे बढ़ाऊंगा इसको 10-15 दिन और बढ़ाएंगे, 10 दिन 10 नवंबर तक बढ़ाएंगे। उद्देश्य क्या है? GMVN है एक ऐसा गवर्नमेंट एंटरप्राइज जो टूरिज्म और बाकी अन्य कामों में अपना भागीदारी दे रहा है। टूरिज्म में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों के पास अपने कोई ऐसे फोटोग्राफर, इन्फ्लुएंसर या वीडियोग्राफर नहीं है जो हमसे कनेक्टेड है, हम मार्केट से सर्विस लेते हैं। तो मैंने यह सोचा कि जो हमारे उत्तराखंड के युवा हैं, बच्चे हैं, जिनको शौक है DSLR के साथ फोटोग्राफी का, लैंडस्केपिंग हो, नेचर हो, वाइल्ड हो, एडवेंचर हो, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी हो, एनी काइंड ऑफ फोटोग्राफी, उन लोगों को मैं एक प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ। GMVN के साथ जुड़े, GMVN के प्रोजेक्ट्स में कनेक्टेड रहें और आगे जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक जंपिंग पैड की तरह GMVN को यूज कर सकते हैं कि वो आगे अपना भविष्य फोटोग्राफी में और बेहतर बनाए। वहीं हरिद्वार में मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से आमजन की सेहत न बिगड़े, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग भी एक्शन मोड में आ चुका है। इसी के चलते आपको बता दें, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी की छापेमारी और जांच पड़ताल लगातार जारी है, जिसके तहत मावा मिठाइयों पर सफाई न मिलने पर लोगों के चालान भी किए गए। दरअसल दीपावली को त्योहार को मद्देनजर रखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार हमारी टीम लगातार जनपद में खाद्य पदार्थ की दुकानों का इंस्पेक्शन कर रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग नक्सल में आए हैं। हम सुबह मॉर्निंग से कई गाँव में जो मावा की भट्टियाँ चल रही है, जिसमें मावा निर्माण होता है, उसका चेकिंग कर ली। हम लोगों ने 4 सैंपल हमने आज जांच के लिए भेजे हैं और जहाँ 1-2 जगह जहाँ गंदगी पाएगी उनको नोटिस जारी कर दिए गए। और ये कार्रवाई हमारा लगातार त्योहार में गृह स्तर में चलती रहेगी और हमारी 3 टीमें बनी हुई है, जिसमें 3 टीमों में अपनी कार्रवाई लगातार जारी है। उधर आपको बता दें कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के जरिए ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे कि देहरादून शहर के साथ साथ मसूरी और ऋषिकेश को भी और ज्यादा बेहतर और विकसित किया जा सके। इसी क्रम में देहरादून में SGA ने दरअसल एक फॉरेस्ट पार्क बनाया गया है, जो कि 12.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस पार्क में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए सुविधाएं विकसित की गई हैं। देखिए, शहरी क्षेत्रों में खास करके जो हरित क्षेत्र है उसको बढ़ाए जाने की बहुत आवश्यकता है। और इस साल कितना गर्मी थी, कितना टेम्परेचर बढ़ा, उसको लेकर के भी एक सामान्य सी सभी की मांग थी। तो प्राधिकरण ने इस दिशा में काम किया और हम लोगों ने एक बड़ा पार्क देहरादून की जनता को सौंपा है। और उसमें साथ ही साथ हमने लाइब्रेरी की व्यवस्था रखी है। उसमें योगा सेंटर भी हम बना रहे हैं। वहाँ पर बच्चों के लिए स्केटिंग रिंग भी बनाया हुआ है, साइकिल ट्रैक भी है। और अभी हम वहाँ पर बैडमिंटन हॉल का भी निर्माण कर रहे हैं। तो वहाँ पर खेल से लेकर के, योग से लेकर के, और जो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए जो आवश्यकता होती है वो सारी सुविधाएं वहाँ पर हम दे रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुंभ से पहले दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साधु संतों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अब उज्जैन का विकास हरिद्वार की तर्ज पर होगा और साथ ही साधु संत महामंडलेश्वर को स्थायी अखाड़े बनाने की अनुमति दी गई है। वहीं इस निर्णय से साधु संतों में खुशी का माहौल है। इस पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का आभार जताते हुए कहा कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संतों की बात को सुना, जो संतों ने
कहीं सालों से अपनी बात रखी थी, उसका निर्णय कल सोमवार को महाकाल नगरी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुना दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जितने भी साधु संत हैं जो भी उज्जैन में निवास करते हैं वो अपना यहाँ आश्रम बना सकते हैं, वो यहाँ विद्यालय बना सकते हैं, अस्पताल बना सकते हैं, जो जो आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य है वो यहाँ कर सकते हैं, उसके लिए उनको जो है परमिशन मिलेगी। कहना चाहूँगा आज कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी संतों को आज प्रसन्न किया है और सभी संतों का आशीर्वाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं जितने संत महात्मा देश विदेश में है सभी का आशीर्वाद जो है डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ में। तो देवभूमि उत्तराखंड में हाल ही में लगातार खाने में आपत्तिजनक मिलावट के मामले सामने आए। देहरादून और मसूरी से खाने पीने की चीजों में गंदगी मिलाने का वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद अब प्रशासन की ओर से सख्त निर्देश जारी किए गए। हालांकि प्रदेश में अब बीजेपी कांग्रेस के बीच थूक जिहाद को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश में बढ़ रहे थूक जिहाद को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। खुद सीएम धामी ये साफ कर चुके हैं कि उनकी सरकार देवभूमि से थूक जिहाद का कलंक पूरी तरह मिटा देगी। एक तरफ जहां सरकार की ओर से इसको लेकर कड़े कदम उठाए गए, तो वहीं दूसरी ओर से विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रही है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने प्रदेश में लगातार सामने आ रही खाने में आपत्तिजनक मिलावट का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सारी घटनाएं खुद बीजेपी करवा रही है, ये पूरी तरह से एक प्रायोजित एजेंडा है। देखिए, थूक जिहाद हो, लब जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, ये सारे भाजपा द्वारा प्रायोजित मुद्दे हैं और भाजपा द्वारा कराए जा रहे हैं। जितने भी ये थूक जिहाद की बात हो रही है, ये मेरा मानना है और मेरा आरोप भी है, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं और भारतीय जनता पार्टी के कहने पर माहौल खराब करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। अगर कोई व्यक्ति इतना घिनौना कृत्य कर रहा है, क्यों नहीं सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करती है? और सबसे बड़ी बात है कि आप पर्टिकुलरली एक ही आदमी को एक ही स्थान पर उसी का वीडियो बनाने के लिए क्यों ताक रहे थे भाई? इसका मतलब साफ है कि आपने आदमी बिठा रखा कि भाई तू थूकना, मैं तेरा वीडियो बनाऊंगा और फिर उसको वायरल करूंगा ताकि जनता का ध्यान भटक सके और तमाम तरीके की बातें यहाँ समाज में फैल सके, समाज में विकृति फैल सके और समाज में वैमनस्यता का वातावरण बने। अब कांग्रेस के ऐसे बयान के बाद बीजेपी की ओर से पलटवार किया जाना लाजमी था। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि थूक जिहाद को बढ़ावा देने वाले लोग कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिमों के तुष्टीकरण करने का भी आरोप लगाया। अरे मेरा तो कांग्रेस पर आरोप है कि जितने ये थूक अभियान चला रहे हैं, ये थूक जिहाद चला रहे हैं, ये सब के सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस जो है एक मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए ये सारा काम कर रही है। एक तरफ जहां खाद्य पदार्थों में आपत्तिजनक मिलावट के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की जुबानी जंग भी जोरों पर है। दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, पर अब ये देखना होगा कि इस जुबानी जंग के बीच सरकार ऐसे मामलों पर कब तक लगाम लगा पाती है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की अन्य खबरें फटाफट अंदाज में। युवा नीति के तहत युवाओं को भत्ता दिए जाने की तैयारी। युवा कल्याण एवं नियोजन विभाग की ओर से बनाए गए युवा नीति के ड्राफ्ट में प्रस्ताव को किया शामिल। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने युवाओं की राय लेने के दिए निर्देश। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर हलचल तेज। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। लिस्ट में 44 स्टार प्रचारकों के नाम शामिल। हल्द्वानी में महिला व्यापारी के घर पथराव का मामला, पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। आरोपी को किया गिरफ्तार। देहरादून में चेकिंग के दौरान पुलिस बदमाश के बीच फायरिंग। बदमाश के पैर में लगी गोली। कब्जे से 115 बोर देसी तमंचा बरामद। डोईवाला के रानी पोखरी के शांतिनगर गांव में एक ही दिन में 100 आम के पेड़ों को काटे जाने का मामला आया सामने। कृषि मंत्री गणेश जोशी का बयान बोले, मामले में होगी सख्त कार्रवाई।
उधर मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट में प्रवेश शुल्क लेने का मामला, एसडीएम ने दिए जांच के निर्देश। लालकुआ में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, दिन दहाड़े चली गोली, पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को किया गिरफ्तार। रुड़की में खनन कारोबारी पर फायरिंग का मामला, जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम, जल्द हो सकता है आरोपी का खुलासा। हल्द्वानी में एसओजी और पुलिस ने पकड़े दो तस्करों को किया गिरफ्तार, एक अवैध देसी तमंचा और एक देसी अवैध बंदूक सहित 4 जिंदा कारतूस पर मस्जिद में जाकर मुस्लिम समाज के साथ अभद्रता करने का आरोप, पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज।